हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर, गणेशपुर, बाराबंकी से। इससे पहले वाले फूड एंड न्यूट्रिशन के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भोजन क्या होता है, पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है, फूड पिरामिड क्या है और किस प्रकार से हम नरिशमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज लेक्चर में पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे असिस्ट करें कि कोई व्यक्ति किस प्रकार की न्यूट्रिशन स्टेटस को बिलोंग करता है। क्योंकि जो है हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बालक का या व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसा है, कहीं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। अगर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हों तो उन्हें किस प्रकार से माल न्यूट्रिशन से बाहर निकाला जाए और उन्हें गुड न्यूट्रिशन स्टेटस के अंतर्गत रखा जाए। तो देखते हैं, इसको समझने के लिए सिंपल वे में देखते हैं कि क्या है स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस। देखिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस की अगर बात की जाए तो जो है ये दो प्रकार की होती है। एक पहला कहलाएगा उत्तम पोषण यानी गुड न्यूट्रिशन, उत्तम पोषण। इसी में दूसरा जो डिफिशियंसी या दूसरा टाइप दिखाई देगा वह कहलाता है कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन। देखिए, उत्तम पोषण क्या है? यदि व्यक्ति को पर्याप्त नींद आती है, भली प्रकार से उसका भोजन पच जाता है, वह उसकी मांसपेशियां सुगठित हैं, उसकी आयु के अनुसार उसकी वृद्धि हो रही है और उसके सभी जो है विकास हैं वो ठीक प्रकार से चल रहे हैं। इसके साथ ही मसूड़े स्वस्थ कसे हुए हैं, त्वचा जो है कसी हुई कांति युक्त चमक लिए हुए हैं, बाल चमक युक्त हैं और व्यक्ति सुस्ती महसूस नहीं करता हो यानी पूरे दिन स्फूर्ति महसूस करता हो और आशावान रहता हो। और इसके साथ ही यदि व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक प्रकार से कार्य करता हो, वह सभी चीज़ें खा और पचा लेता हो और उसके साथ ही उसमें किसी भी प्रकार का जो है पाचन संबंधी डिफिशियंसी ना हो, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि व्यक्ति का जो वज़न है वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग हो। तो अगर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो क्या कहलाएगा कि बालक जो है या जो व्यक्ति है वो उत्तम पोषण स्टेटस को बिलोंग कर रहा है। अच्छा, कुपोषण की अगर बात किया जाए, माल न्यूट्रिशन, तो माल न्यूट्रिशन क्या है कि इसके 2-3 स्टेजेस होती हैं। देखिए, सबसे पहले है अपर्याप्त पोषण, जिसको कहेंगे हम अंडर न्यूट्रिशन, अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण मीन्स कि कोई व्यक्ति को जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ना वो भोजन खरीद पा रहा है और ना उसका उपभोग कर पा रहा है, खा भी नहीं पा रहा है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसका वजन कम हो जाएगा, पौष्टिक तत्व कम हो जाएंगे और ऐसे में उसकी जो है बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो वह सब अपर्याप्त पोषण स्टेटस के अंतर्गत आता है। इसी का एक दूसरा भी पार्ट है कुपोषण का, जो कि क्या बताता है कि आवश्यकता से अधिक पोषण, इसको कहेंगे अत्यधिक पोषण, अत्यधिक पोषण। ओवर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन क्या है कि व्यक्ति को ये समझ नहीं है और वो अपनी शरीर की आवश्यकता से बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन को खा ले रहा है और खाने के साथ ही उसको शरीर में स्टोर किए हुए है, यानी कि उसको खर्च नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि शरीर का वज़न जो है बढ़ जाएगा और ओबेसिस, जो कि सबसे फर्स्ट स्टेज है, उस टाइप का दिखने को मिलेगा। और ओबेसिस जानते हैं आप और हम सभी कि मोटापा 4 मुख्य रोगों के लक्षण होते हैं। पहला होता है मोटापा, दूसरा है हाइपरटेंशन, तीसरा है ब्लड प्रेशर, चौथा है डायबिटिक और इसी के साथ ही क्या होता है कि हार्ट डिजीज़ भी होने लग जाती है। इसीलिए ओवर न्यूट्रिशन भी हमारा माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है, यानी कुपोषण के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक तीसरी चीज़ इसमें आती है जो कि कहलाता है इम्बैलेंस, यानी कि असंतुलन, असंतुलन पोषण।
ये क्या कहलाएगा? असंतुलित पोषण क्या है कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो है व्यक्ति स्वस्थ तो दिख रहा है, मतलब मोटा ताज़ा है, और व्यक्ति की जो है आयु के अनुसार उसका वजन भी है, स्फूर्ति भी दिख रही, फिर भी कुछ रोग हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि खान पान की आदतें सही नहीं होती हैं, और उन आदतों के कारण क्या हो जाता है कि व्यक्ति में 1 या 2 पोषक तत्व ज़्यादा हो जाएंगे और 1-2 पोषक तत्व कम हो जाएंगे, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 पोषक तत्व का इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे न्यूट्रिशन स्टेटस माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आ जाता है। तो इनको दूर करके कि इसको ज़रूरत है कि हम इसका परीक्षण कर लें, और कुपोषण का परीक्षण करने के बाद हम इसको उत्तम पोषण के तरफ ले आएँ, चाहे जो भी व्यक्ति हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फूड ग्रुप्स का उपयोग करेंगे, खाने पीने की अच्छी आदतों का उपयोग करेंगे, और साथ ही साथ सही प्रकार का पोषण लेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस प्रकार का भोजन देना या लेना चाहिए हमें। तो अगर हम पूरी थाली को 100% मान लें, तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि पोषक तत्व क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। ये सारी चीज़ें क्या हैं और किस प्रकार से इनको हम भोजन के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर हम पूरी थाली को एक साथ एक ही चीज़ को मान लें, तो फिर क्या कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से, देखिए कि बैलेंस डाइट को लेंगे। जो है इसमें से 45% to 60% हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, यानी कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थ को लेंगे। इसी तरीके से हम 20 to 30% फैट वाली चीज़ें लेंगे, और 10 to 30% प्रोटीन लेंगे, और बचा हुआ आप देख रहे हैं थाली में जगह, तो इसमें क्या करेंगे? हम वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट्स को स्पेस देंगे, और ये होल थाली यानी कि जो भी हमने जो फूड ग्रुप्स पढ़े हुए हैं उनमें से सारी चीज़ें इस थाली में हो, और जो हम पूरे दिन के मील्स में लें। और पूरे दिन का मील्स हम 3 या 4 भागों में बांट कर लेते हैं, यानी कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर टी टाइम, फिर डिनर। तो इस तरीके से हम सारे पोषक तत्व ले सकते हैं और गुड न्यूट्रिशन हमारा हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट।